जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल द जियो पल्स पर। बात है 1920 के दशक की, जब वेनेजुएला के माराकैबो बेसिन में तेल का फव्वारा फूटा तो इसकी गूंज वाशिंगटन तक सुनाई दी। 1922 का ला रोजा धमाका, जब वेनेजुएला में भारी मात्रा में तेल मिला तो अमेरिकी कंपनियों स्टैंडर्ड ऑयल और शेल ने वहां डेरा डाल दिया। उस समय वेनेजुएला में तनाशाह जुआन बेसेंट गोमेज का शासन था। गोमेज ने अमेरिकी कंपनियों को खुली छूट दी। अमेरिका को सस्ता तेल मिला और गोमेज को अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए अमेरिकी समर्थन। यह व्यावसायिक कूटनीति का दौर था, जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। वेनेजुएला अमेरिका के लिए तेल का सबसे सुरक्षित स्रोत बन गया। पर्ल हार्बर के बाद वेनेजुएला ने धुरी शक्तियों से संबंध तोड़ लिया और पूरी तरह अमेरिका के पाले में आ गया। युद्ध के बाद वेनेजुएला में लोकतंत्र की लहर आई, लेकिन अमेरिका की नजर हमेशा तेल पर टिकी रही। वर्ष 1958 जब वेनेजुएला में तनाशाह मार्कोस पेरेज जिमेनेज के पतन के बाद पुर्टो फिजो समझौता हुआ, जिसमें एक स्थिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अमेरिका ने इसे लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा। वर्ष 1960 में वेनेजुएला ने तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। अमेरिका को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि अब तेल की कीमतें वेनेजुएला और उसके साथी तय करने वाले थे। 1980 के दशक में तेल की कीमतें गिरने से वेनेजुएला कर्ज में डूब गया। IMF और अमेरिकी दबाव में लागू की गई कठोर नीतियों ने वहां की जनता के मन में अमेरिका के प्रति गुस्सा भर दिया। वर्ष 1999 से 2013 यह वह दौर था जब इन दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। 1998 में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बने और उन्होंने अमेरिका को साम्राज्यवादी दुश्मन घोषित कर दिया। चावेज के खिलाफ एक सैन्य विद्रोह हुआ। जब अमेरिकी बुश प्रशासन ने तुरंत नई सरकार को मान्यता दे दी तो चावेज को यकीन हो गया कि अमेरिका उन्हें मारना चाहता है। 48 घंटे के भीतर चावेज वापस सत्ता में आए और उन्होंने अमेरिका से सीधा पंगा लेना शुरू कर दिया। चावेज ने तेल से होने वाली कमाई को गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में लगाया और अमेरिकी तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र में चावेज ने राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को शैतान कहा और कहा कि यहाँ अभी भी गंधक की गंध आ रही है। वर्ष 2013 में चावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उनके समय में वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ताश की पत्तों के तरह ढह गई। वेनेजुएला की मुद्रा बेकार हो गई। लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे। फिर भी मादुरो अमेरिका के सामने नहीं झुके। अमेरिका ने मादुरो को तनाशाह करार दिया। वर्ष 2019 में अमेरिका ने विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को राष्ट्रपति मान लिया। वेनेजुएला पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाए कि वह अपना तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच ही न सके। अमेरिका ने वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA की संपत्तियां फ्रीज कर दी। निकोलस मादुरो अमेरिका के सामने घुटना टेकने से मना किया तो मार्च 2020 की एक सुबह, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की दहशत में थी, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीतिक गलियारों में भूकंप ला दिया। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की कि हमने निकोलस मादुरो और उनके शासन के कई उच्च अधिकारियों के खिलाफ नार्को टेररिज्म, भ्रष्टाचार और नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में केस दर्ज किया है। अमेरिका ने मादुरो को एक राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि एक भगोड़े के रूप में चित्रित किया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कोलंबियाई विद्रोही समूह FARC के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन भेजने की साजिश रची। अमेरिका का दावा है कि मादुरो केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि कार्टेल ऑफ द सन्स के सरगना है। यह नाम वेनेजुएला की सेना के उन वरिष्ठ अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी वर्दी पर लगे सितारों सन्स को भ्रष्टाचार और तस्करी का प्रतीक माना गया है और आरोप लगाया गया कि मादुरो ने
वेनेजुएला को नशीली दवाओं के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग बना दिया। वेनेजुएला ने कोकीन के बदले आतंकवादी समूहों को हथियार उपलब्ध कराया। अमेरिका के अनुसार मादुरो ने सरकारी संस्थानों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया ताकि वे अपनी सत्ता को बचाए रख सके। कराकस के राष्ट्रपति महल मिराफ्लोरेस से मादुरो ने पलटवार किया। उन्होंने इसे चरम दक्षिणपंथी साम्राज्यवादी हमला करार दिया। मादुरो का तर्क था कि एक संप्रभु राष्ट्र के बैठे हुए राष्ट्रपति पर इस तरह के आरोप लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का मजाक है। मादुरो ने दावा किया कि अमेरिका का असली मकसद ड्रग को रोकना नहीं बल्कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर कब्जा करना है और अवैध तख्ता पलट करना है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तुलना एक जंगली काउबॉय से की जो दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। अमेरिका ने मादुरो पर $15 मिलियन का इनाम रखकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया। यह संदेश केवल मादुरो के लिए नहीं था बल्कि उन करीबियों के लिए भी था। अपने बॉस को धोखा दो और अमीर बन जाओ। लेकिन यह रणनीति पूरी तरह असफल रही। मादुरो के सुरक्षा घेरे और रूस चीन के समर्थन ने उन्हें सुरक्षित रखा। अमेरिका ने इसके बाद अन्य शीर्ष अधिकारियों जैसे कि डियोस्डाडो कैबेलो पर भी $10 मिलियन के इनाम रखे, जिससे वेनेजुएला की पूरी लीडरशिप ब्लैकलिस्ट हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी देश के प्रमुख को गिरफ्तारी से छूट होती है, लेकिन अमेरिका का तर्क है कि वह मादुरो को राष्ट्रपति मानता ही नहीं है। अमेरिका जुआन गुआइडो या एडमंडो गोंजालेज को वैध नेता मानता रहा है। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कोशिश की, लेकिन इंटरपोल अक्सर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप से बचता है। इस इनाम और वारंट के कारण मादुरो की विदेश यात्राएं बेहद सीमित हो गई। वे केवल उन्हीं देशों में जाते थे जहां उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती थी, जैसे रूस, ईरान, तुर्की, चीन आदि। इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका को मजबूर किया कि वह अपने पुराने दुश्मन से बात करे। दुनिया को तेल की जरूरत थी। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी कंपनी शेवरॉन को फिर से वेनेजुएला में तेल निकालने की अनुमति दी। यह एक संकेत था कि लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी ऊर्जा होती है। वेनेजुएला में 2025 में चुनाव हुए, लेकिन पारदर्शिता पर फिर सवाल उठे। अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध वापस लगा दिए, लेकिन तेल के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किया। 2 जनवरी 2026 के रात 11:46 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो के गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत 150 से अधिक विमानों और विशेष कमांडो दस्ते ने 3 जनवरी की तड़के सुबह वेनेजुएला की राजधानी कराकस में प्रवेश किया। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों और अत्याधुनिक ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया ताकि मादुरो की सुरक्षा घेरे को तोड़ा जा सके। अमेरिकी कमांडो सीधे मादुरो के आधिकारिक आवास मिराफ्लोरेस पैलेस में उतरे। वहां भारी गोलीबारी और संघर्ष के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को अमेरिकी बलों ने रात 2 बजे से सुबह 4:30 बजे के बीच हिरासत में ले लिया। स्थानीय समय के अनुसार रात लगभग 2 बजे कराकस में धमाके सुने गए और अमेरिकी विमान को देखा गया। इस दौरान वेनेजुएला के हवाई सुरक्षा तंत्र को निष्क्रिय करने के लिए हवाई हमले भी किए गए थे। उन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क में ले जाया गया था। नवीनतम रिपोर्ट फरवरी 2026 के अनुसार वे ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क के एक जेल में बंद है। अमेरिका का दावा है कि निकोलस मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स के प्रमुख है और अमेरिका में भारी मात्रा में कोकीन भेजने की साजिश रचने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर 5 जनवरी 2026 को उन्हें न्यूयॉर्क के एक फेडरल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्होंने नार्को टेररिज्म, नशीली दवाओं के आतंकवाद और हथियारों की तस्करी के आरोप में खुद को निर्दोष बताया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सुरक्षा कारणों से न्यूयॉर्क की एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में रखा गया है। हाल ही में फरवरी 2026 की शुरुआत में अर्जेंटीना के एक जज ने भी मादुरो के प्रत्यार्पण की मांग की है ताकि उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सके, लेकिन फिलहाल वे अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। 5 जनवरी 2026 को रोड्रिगेज अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। हालांकि वेनेजुएला की सेना और मौजूदा प्रशासन ने इस कार्रवाई को अपहरण बताया है, लेकिन व्यवहारिक
राजनीतिक रूप से शासन अब रोड्रिगेज के हाथों में है। रूस और चीन ने इस सैन्य हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका का तर्क है कि यह कानून प्रवर्तन की कार्रवाई थी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। विवाद की जड़ 1976 में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण से जुड़ी है, जिसे ह्यूगो चावेज के समय में और सख्त कर दिया गया। अमेरिका का मानना है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्ति चुराई है, जबकि वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता मानता है। यह घटना इतिहास में पहली बार है जब किसी महाशक्ति ने दूसरे देश के वर्तमान राष्ट्रपति को सैन्य बल द्वारा हटाकर अपने यहाँ ट्रायल यानी मुकदमे के लिए बंदी बनाया है। 1989 में पनामा के मैनुअल नोरिएगा के बाद यह इस तरह का दूसरा बड़ा मामला है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच विवाद का इतिहास दशकों पुराना है, जो राजनीतिक विचारधारा, तेल और अब आपराधिक आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। फरवरी 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार यह विवाद अपने सबसे चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इस विवाद के मुख्य कारण निम्न प्रकार है: तेल का राष्ट्रीयकरण और ऊर्जा राजनीति, नार्को टेररिज्म और आपराधिक आरोप। जनवरी 2026 में हुए हालिया घटनाक्रम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क नार्को टेररिज्म का आरोप है। अमेरिका वेनेजुएला को पश्चिमी गोलार्ध में रूस, चीन और ईरान के प्रवेश द्वार के रूप में देखता है। वेनेजुएला ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए इन देशों से सैन्य और आर्थिक मदद ली। अमेरिका इसे मुनरो सिद्धांत का उल्लंघन मानता है, जिसके तहत वह लैटिन अमेरिका में किसी भी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप का विरोध करता है। आखिर इस घटना का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी घटनाक्रम को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि तेल के भू राजनीति और अमेरिकी प्रभाव ने वेनेजुएला को दशकों से प्रभावित किया और 2026 की यह सैन्य कार्रवाई अमेरिका की पुरानी दुश्मनी को निर्णायक मोड़ पर ले आई, जहां लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर हस्तक्षेप हुए। लेकिन असल मकसद ऊर्जा नियंत्रण और क्षेत्रीय वर्चस्व लगता है। यह विवाद अभी भी अपने चरम पर है और वेनेजुएला का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको इस संबंध में क्या लगता है? क्या अमेरिका द्वारा किया गया कार्रवाई सही है? क्या इस तरह से किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को उठाया जा सकता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।